हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 2 को। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा गैल्वेनी सेल। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गैल्वेनी सेल का निरूपण। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में भी हम लोग देखेंगे आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। फिर हम लोग देखने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में भी हम लोग देखेंगे मानक अपचयन विभव और मानक आक्सीकरण विभव। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, और सबसे लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इतने सारे पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन पॉइंटों को बहुत ही अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने पार्ट 1 देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के टॉपिकों को। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने जाना आक्सीकरण और अपचयन को, और साथ में ये भी देखा कि रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि विद्युत अपघट्ट क्या होता है। फिर आप लोगों ने देखा कि सुचालक किसे कहते हैं, और ये भी पढ़ा था कि सुचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सुचालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सुचालक। इसके बाद आपने जाना था कि अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड हम लोग किसे कहते हैं या उसे कैसे बनाते हैं, और सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था कि सेल क्या होता है। और इसके बाद आपने ये भी जाना था कि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है गैल्वेनी सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों प्रकार के सेलों को आपने अच्छे से जान लिया था, इनका चित्र भी बनाया था और एग्जाम्पल लेके इनको हमने वहां पर दर्शाया भी था। तो इस सेल के बारे में सारी जानकारी अब हासिल कर लिए थे। अब आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये मुख्यतः इन्हीं दोनों सेलों यानी गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल पर ही आधारित है। तो अब इन्हीं से संबंधित जो भी चीजें हैं अब हम लोग उनको विस्तार में देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग विस्तार में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका गैल्वेनी सेल। तो चलिए गैल्वेनी सेल, यहाँ इसके बारे में बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो गैल्वेनी सेल की परिभाषा और इसका एक एग्जाम्पल जो डेनियल सेल था, ये आपने पार्ट फर्स्ट में जो है कि देख लिया था। फिर भी हम गैल्वेनी सेल के बारे में बता दे रहे हैं कि ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं गैल्वेनी सेल। यानी कोई ऐसा सेल हो और उस सेल के अंदर तमाम रसायन हो और उस रसायन से आपको विद्युत ऊर्जा मिल रही हो, तो उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? गैल्वेनी सेल। ये गैल्वेनी सेल की एक सिंपल परिभाषा है। जैसे एग्जांपल में इसका हो गया डेनियल सेल, मरकरी सेल, शुष्क सेल, या लेड संचायक बैटरियों में जो सेल यूज होता है वो सब गैल्वेनी सेल होते हैं। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बता दें आपके सिंपल भाषा में, जो टार्च की आपकी सेल होती है या जो घड़ी की सेल होती है या जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें जिन सेलों का प्रयोग होता है वे सभी के सभी सेल होते हैं, वही सब कहलाते हैं गैल्वेनी सेल, क्योंकि उसमें तमाम केमिकल होते हैं और उससे आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर गैल्वेनी सेल में आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा था एक एग्जाम्पल डेनियल सेल का, और डेनियल सेल में आप लोगों ने क्या देखा था? डेनियल सेल। और डेनियल सेल में आप लोगों ने देखा था कि कुछ इस प्रकार का था सेल कि यहाँ पर जो है दो पात्र होते थे, और इन दोनों पात्रों में क्या होता था कि एक एक इलेक्ट्रोड डाल, मतलब ये दोनों पात्र से इलेक्ट्रोड बनाए गए रहते थे। और आपने देखा था कि यहाँ पर था जिंक का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर आप लोग देखा था कि कॉपर का इलेक्ट्रोड, और इसके बाद आपने देखा था यहाँ विलयन था, विलयन ये था कॉपर सल्फेट का विलयन, और ये जो यहाँ पर विलयन था वो था जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग करते क्या है? धातु ले लेते हैं और वहां पर उसका लवण ले लेते हैं। फिर आपने देखा था कि इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया था, यानी कि लवण सेतु से जोड़ा गया था। ठीक है, लवण सेतु जानते हैं ये परिपथ को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसमें कोई जो लवण होता है उसका गाढ़ा घोल भर दिया जाता है। इसके बाद आपने देखा था कि इसी कंडीशन में जब इसको हम लोग जो है कि इन दो इलेक्ट्रोडों को जो है जोड़ते थे तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती थी। ठीक है, जिससे गैल्वेनीमीटर या वोल्ट मीटर से मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ केमिकल है तमाम, ये देख रहे हैं, और इससे आपको विद्युत मिल रहा है, तो इसलिए ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा गैल्वेनिक सेल है जो बहुत बनाया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग डेनियल सेल कहते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल है। अब देखिए क्या हुआ, अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं गैल्वेनिक। अच्छा, गैल्वेनिक सेल ये आपने देखा था, तो अब आप लोगों ने ये भी देखा था उस वीडियो में, ये भी देखा था कि आखिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है। तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित क्यों होती है, तो उसका रीजन आपने देखा था कि इसमें होता क्या है, इसमें जो जिंक होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और त्याग के बनाता है जिंक प्लस प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और यही इलेक्ट्रॉन ये कॉपर, ये जो कॉपर सल्फेट घुला है तो इसमें जो कॉपर प्लस प्लस आयन है ये ले लेते हैं, कॉपर प्लस प्लस आयन ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बना लेते हैं कॉपर, ठीक है। इन्हीं 2 प्रक्रियाओं के कारण, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसके इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं रन करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रोसेस भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का निकलना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और जहां इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा था कि ये ऑक्सीकरण हुआ, ये अपचयन हुआ, फिर इसको आपने देखा था कि ये जो जिंक है, ये वाला जिंक, ठीक है, ये आपका होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। उसके साथ साथ देखा था आपने कि इसे हम लोग कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। आज हम आपको पूरी चीज क्लियर करा देंगे, ठीक है, ताकि आप कोई सेल देखें तो उससे तुरंत समझ जाएंगे कौन निगेटिव हो, कौन पॉजिटिव हो, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, किस पर हो रहा है ऑक्सीकरण, किस पर हो रहा है अपचयन। उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस सारी चीजों का भी आपको मालूम चल जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो है गैल्वेनिक सेल का निरूपण। गैल्वेनिक सेल का निरूपण, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल का निरूपण। आखिर हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल को कैसे निरूपित करेंगे, आखिर उसको कैसे दिखाएंगे कि वो मालूम चल जाए कि ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, उस सेल का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल निरूपण करने की एक सिंपल एक विधि है, ठीक है, मतलब एक फिक्स है कि ऐसे ही गैल्वेनिक सेल का निरूपण होता है। उसमें करते क्या है, गैल्वेनिक सेल में देख लीजिए क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में जो यहाँ पर एनोड होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो कैथोड होता है उसको लिखते हैं बाद में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड होंगे, देखिए जब भी कोई सेल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे और दो इलेक्ट्रोड से सेल बनता है, उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो गैल्वेनिक सेल का ये नियम है कि उसमें एनोड को पहले लिखते हैं और कैथोड के लिखते हैं बाद में, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए, पहले देख लीजिए हम लोग इलेक्ट्रोड को कैसे दर्शाते हैं। अगर हमको जिंक इलेक्ट्रोड को दर्शाना होगा, केवल जिंक इलेक्ट्रोड को, तो हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ये देखिए जिंक, ठीक है, प्रक्रिया के अनुसार दर्शाते हैं कि ये जिंक हो गया और एक यहाँ पर लाइनिंग खींचते हैं और फिर यहाँ पर दिखाते हैं जिंक प्लस प्लस, ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसे हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। अभी हमको कॉपर इलेक्ट्रोड को दर्शाना है तो इस प्रक्रिया के अनुसार हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। वैसे कॉपर इलेक्ट्रोड को भी ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग, कॉपर और यहाँ कॉपर प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया हो रही तो इसको लिए हम लोग ये दर्शाएंगे कि यहाँ पहले था कॉपर प्लस प्लस और इसके बाद ये आपका बन गया जिंक नहीं, ये इसके बाद बन गया किसमें, कॉपर में। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोड दर्शाना है तो हम वहां की प्रक्रियाएं दर्शा देते हैं कि ये पहले था जिंक और बाद में बन गया जिंक प्लस प्लस, तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। दूसरा ये था पहले कॉपर प्लस प्लस और बाद में बन गया कॉपर, तो ये हो गया क्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रोड दर्शाते हैं। तो अगर हमको डेनियल सेल को दर्शाना है तो डेनियल सेल को देखिए कैसे दर्शाएंगे, देख लीजिए सिंपल। सबसे पहले हम लोग एनोड को दर्शाएंगे, एनोड कौन है, जिंक, और यहाँ प्रोसेस हो रहा है जिंक किसमें बदल रहा है, जिंक प्लस प्लस में। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब सेल बनाना हो तो इसके बीच में ये डबल लाइनिंग खींच देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड था उसे लिखते हैं, देखते हैं उस पर क्या हो रहा है। तो उस पर देखिए दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस प्लस है और ये बदल गया है किसमें, कॉपर में। तो ये एक डेनियल सेल का निरूपण हो गया, ठीक है, ये एक डेनियल सेल का निरूपण हो गया, ठीक है। डेनियल सेल का निरूपण या कह सकते हैं ये एक गैल्वेनिक सेल है, तो एक गैल्वेनिक सेल का निरूपण ऐसे करते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के निरूपण में पहले क्या लिखते हैं, एनोड, एनोड लिखते हैं और बाद में यहां पर क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। ये नियम है,
ठीक है। और जैसे वो है वैसे ही लिखते हैं कि जिंक है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक जिंक प्लस प्लस बदल रहा है तो इलेक्ट्रोड ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कॉपर प्लस प्लस कॉपर बदल रहा है तो पहले इसको लिखेंगे फिर ये दिखाएंगे कि ये इससे इससे बदल गया, ठीक है। यहाँ खास बात है कि जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव होता है और कैथोड होता है ये धन ध्रुव होता है। और इस पर एनोड पर हमेशा होता है, आपको पता है, ऑक्सीकरण, और इस पर जो होता है वो होता है अपचयन, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण। अब एग्जाम में आपके ये या पूरे चैप्टर में ये बातें तो कम से कम आपको याद आनी चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कि जो इस साइड होता है ये बायां पक्ष, जो बायां पक्ष होता है आपको हमेशा याद रखना है कि बायां पक्ष जो होगा वही एनोड होगा, ठीक है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में वही नेगेटिव होगा, वही ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगा क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बस इतने ही जानने पर, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रहे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। हमने ट्रिक क्या बनाया है, हमने ट्रिक यहाँ पर बनाया है जी लोन, ठीक है। बस आपको याद कर लेना है जी लोन, ठीक है। जी लोन एक बार याद करेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी भूलने की बात ही नहीं होगी। जी लोन में देखिए क्या होगा, जी का मतलब हो गया गैल्वेनिक, ठीक है, इसका मतलब हो गया गैल्वेनिक, ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। और यल का मतलब हो गया लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या हो गया, बायां, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, हमने बताया था ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन या इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ए का मतलब हो गया एनोड, ए का मतलब हो गया एनोड, जानते ही हैं, ठीक है। और यन का जो मतलब हो गया वो हो गया निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या हो गया आपका ऋणात्मक, ठीक है। तो इस सूत्र से आप जान सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है गैल्वेनिक सेल का, ये देखिए निरूपण है, या ऐसे कोई सेल अगर दिया हो तो गैल्वेनिक सेल, तो समझिए आप कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में उसी पर होगा ऑक्सीकरण, वही होगा एनोड यहाँ पर, और वही होगा आपका क्या निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आई। जो बाएं पक्ष में होगा, देखिए यल से लेफ्ट बाएं पक्ष, उसी पर होगा ऑक्सीकरण, वही होगा आपका एनोड और वही होगा निगेटिव, ठीक है। इतना याद अगर आप कर लिए तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं। जो बचा हुआ है वो किसके लिए होगा, ये दाएं पक्ष में अपचयन होगा, कैथोड होगा, ये प्लस होगा, इसका ठीक उल्टा। अगर एक जान लिए तो दूसरा वाला उसका क्या होगा, उल्टा। तो इस तरह हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल का निरूपण करते हैं। अगर ये आपके माइंड में फिट हो गया तो समझ लीजिए कि आप सेल के बारे में अब आगे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, सब कुछ बहुत आसानी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने देख लिया इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड और यहाँ सेल कैसे दर्शाते हैं, ये सारी चीजें देख लिया। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या ले लें, एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, किसी धातु का हम लोग लवण ले लेते हैं, ठीक है, लवण का विलयन ले लेते हैं, और उसमें जब कोई धातु की छड़ डाल देते हैं या धातु की प्लेट डाल देते हैं, तो क्या करें हम लोग, किसी धातु का प्लेट डाल दें और यहाँ ले लें धातु के लवण का विलयन, ठीक है, ये हो गया धातु लवण का विलयन। विलयन ऐसे समय में जब धातु लवण का विलयन खोलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर लवण रहेगा धातु का, तो वो बदल जाएगा, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा आयनों में, यानी यहाँ आपको मिल जाएगा धातु आयन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि धातु लवण का विलयन लेते हैं, यानी यहाँ धातु आयन रहता है, और जब उसमें धातु हम लोग डालते हैं तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पर हम लोग ये वाली कंडीशन अपनाते हैं कि धातु के लवण के विलयन में धातु को डुबोते हैं, तो ये जो धातु की प्लेट होती है ये इस विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। दो में से एक होती है, अपने आप हो जाती है, या तो धनावेशित होगी या तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर ये धनावेशित होती है तो विलयन ऋणावेशित हो जाता है। अगर छड़ जो है, ये जो प्लेट है, ये ऋणावेशित होती है तो विलयन क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ठीक है। इस कारण इस धातु की प्लेट और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग आवेश हैं, इस कारण इनके बीच क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभवांतर को कहते हैं इस आपके इलेक्ट्रोड का विभव,
इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि धातु की छड़ जब धातु के लवण के विलयन डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होती है या तो ऋणावेशित होती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उससे ही हम लोग कहते हैं धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ऐसा होने का रीजन देखिए क्या होता है कि जो ये क्यों आखिर क्यों इस पर धनावेश ऋणावेश आता है, क्यों विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसका रीजन हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई धातु जाता है विलयन के अंदर, ठीक है, विलयन, तो धातु के जो कण होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये गुण होता है कि वो विलयन में जो है धनायन के रूप में, विलयन के रूप में धनायन के रूप में जाने का उनका गुण होता है। ठीक है, या जाना पसंद करते हैं। यानी हम इस छड़ को जब इसमें डुबोएंगे प्लेट को, तो इसमें जो धातु के कण है वो विलयन में जो है विलयन में उनके जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने आप जो है कि वो विलयन में जाना स्टार्ट कर देंगे, ये उनके अंदर ऐसा गुण होता है। इसके साथ साथ ये जो आपका यहाँ धातु के आयन है, ठीक है, ये धातु के आयन भी यहाँ से निकल के इस जो है जो प्लेट है इस पर अपने आप निक्षेपित होने लगते हैं, ये धातु आयनों का गुण होता है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं साथ साथ। ठीक है, अब दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें इन दोनों प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया होगी वो प्रबलता से होगी। ठीक है, सिंपल आपके भाषा में बता रहे हैं कि कोई एक प्रक्रिया ऐसी होगी, ठीक है, जो कि ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी प्रोसेस ज्यादा होगी। या तो यहाँ से ज्यादा जो आयन इसमें आ रहे होंगे, ठीक है, धातु कण आयन बदल रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि ये कम निकल रहे हो और ज्यादा इस पर जा रहे हो। ठीक है, तो जो प्रक्रिया अधिक मात्रा में होगी, ठीक है, उसी प्रक्रिया के अनुसार ये इस पर आवेश आ जाएगा और विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देख लीजिए, जैसे यहाँ धातु के ये जो धातु के कण है, ये मान लीजिए कि विलयन में जा रहे हैं धनायन बन के, तो ये विलयन में धनायन बन के जाएंगे, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कहाँ छोड़ देंगे, इस प्लेट पर। तो अगर ये प्रक्रिया ज्यादा हो रही है कि विलयन में ज्यादा आयन ये धातु के कण जा रहे हैं, तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इसी पर छोड़ देंगे। ठीक है, और जब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इसी पर छोड़ देंगे तो धातु छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, और यदि ऐसा हुआ कि धातु आयन ज्यादा बाहर से इस पर आ रहे, धातु आयन कैसे होते हैं, धनावेशित, और वो जब ज्यादा इस पर प्लेट पर आएंगे तो जाहिर सी बात है ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रक्रियाएं होती है और ये निर्भर करता है कि कौन सी प्रक्रिया इसमें ज्यादा तेजी से हो रही है या किस प्रक्रिया के होने की प्रवृत्ति ये जो धातु है ये अधिक रखता है। ठीक है, अलग अलग धातुओं की क्वालिटी होती है, यानी उनमें अलग अलग प्रक्रिया होने के लिए अलग अलग उनके अंदर गुण होते हैं। ठीक है, जो प्रक्रिया उसमें ज्यादा होगी उससे अनुसार धातु का आवेश आने वाला है और उसके कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं धातु का इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए, इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन इलेक्ट्रोड विभव होता है, एक होता है आक्सीकरण, आक्सीकरण विभव, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई ऑक्सीडेशन से, और दूसरा जो होता है वो होता है अपचयन विभव। ठीक है, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई रिडक्शन से। रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये दो प्रकार के विभव होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अब ये तो बड़ा सिंपल है समझना। ठीक है, क्या होता है, जब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, जब इलेक्ट्रोड में इस जो धातु की ये प्लेट है, जब इसके ऑक्सीकरण, यहाँ पर जब इस प्लेट पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो तब ऐसे जो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, और जब यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया हो तो ऐसे समय में जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अपचयन विभव। हमने दोनों बताया आपको कि या तो ये ज्यादा यहाँ से ये निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग के ज्यादा धनायन निकलेंगे, या ये हो सकता है कि ज्यादा धनायन इस पर आए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा हम लोग डालते हैं धातु जिस पर वो ज्यादा आयन जो है इसके निकल के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो यानी यहाँ ऑक्सीकरण प्रोसेस इस इलेक्ट्रोड पर ज्यादा हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। और अगर ज्यादा यहाँ से अपचयन हो रहा है इस पर, तो इसके कारण जो विभव होगा उसे क्या कहेंगे, अपचयन विभव। यानी कहने का मतलब है कि एक धातु है, ठीक है, और ये धातु इलेक्ट्रॉन अपना त्याग रहा है, मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के कारण यहाँ विभव उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे विभव को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। और कभी कभी ऐसा होगा कि इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाए,
ये अपना n जो है प्लस आयन के रूप में है विलयन में, और ये n इलेक्ट्रॉन लेके आपका एक धातु बना ले। ठीक है, आयन के रूप में था और इलेक्ट्रॉन लेके धातु में बदल गया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है और अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे विभव को हम लोग कहेंगे अपचयन विभव। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों विभव समझ गए हैं कि आक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, अपचयन विभव किसे कहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, जिस प्रक्रिया का विभव उत्पन्न हो रहा है उसे उसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दें कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो ई ऑक्सीडेशन होता है ये बराबर होता है माइनस ई रिडक्शन के। यानी कहने का ये मतलब है कि आक्सीकरण विभव जो होता है वो अपचयन विभव के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या होता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, अगर हमको कहीं लिखना है आक्सीकरण विभव तो इसके बराबर होगा माइनस अपचयन विभव। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज है कि वर्तमान समय में अगर कहीं आपको मिल जाए इलेक्ट्रोड विभव, वर्तमान समय में अगर आपको कहीं इलेक्ट्रोड विभव मिल जाए तो समझिए कि वो जो इलेक्ट्रोड विभव है वो अपचयन विभव है, क्योंकि IUPAC के नियमानुसार अब जो हम लोग इलेक्ट्रोड विभव मानते हैं वो अपचयन विभव को ही मानते हैं और इसी को मानकर गणना करते हैं, आक्सीकरण विभव का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ठीक है, यानी आगे जो गणनाओं में कहीं भी आपको इलेक्ट्रोड विभव लिखा रहेगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड विभव होगा, अपचयन विभव। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव देख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग प्रसिद्ध देखिए कैसे करते हैं, इसको प्रसिद्ध करते हैं ई नॉट से, चिन्ह जरूर याद रखिएगा, ई नॉट से प्रसिद्ध करते हैं। अब ये होता क्या है कि जब हम लोग किसी मानक परिस्थिति में, जब मानक परिस्थिति में यहाँ इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो ऐसे समय जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक परिस्थिति क्या होती है, तो सिंपल देखिए होता क्या है, यही पर समझ लीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा। जब इस विलयन में धातु आयन की सांद्रता 1 यम हो, ठीक है, 1 यम का मतलब 1 मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, पिछले ही चैप्टर में आप लोग यम का मतलब पढ़े थे विलयन वाले चैप्टर में कि मोलरता हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो जब इसमें धातु आयन की सांद्रता यहाँ पर सांद्रता क्या हो, 1 यम यानी 1 मोल प्रति क्या हो, लीटर हो, और यहाँ का जो टेम्परेचर हो वो हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या इसे कहेंगे 298 केल्विन। ठीक है, जब यहाँ हो जाए सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, तो ऐसे समय में इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा उसी को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब यहाँ पर धातु आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो जाए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए यानी 298 केल्विन, ऐसे समय में इस इलेक्ट्रोड का विभव हम लोग जो मापेंगे वो विभव कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब इसी तरह 2 होते हैं, मानक अपचयन विभव भी होता है, अपचयन विभव। ठीक है, इसे प्रसिद्ध करते हैं ई नॉट रिडक्शन से। ठीक है, और इसी तरह होता है मानक आक्सीकरण विभव। ठीक है, इसे प्रसिद्ध करते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन से। ये दोनों क्या होते हैं, तो हमें नहीं लगता कि अब आप नहीं समझे होंगे, आप समझे गए होंगे कि जब यहाँ पर इस मानक परिस्थिति में जब यहाँ पर आक्सीकरण हो रहा होगा तो ऐसे समय में जो यहाँ पर विभव होगा उसे कहेंगे मानक आक्सीकरण विभव, और जब इस मानक परिस्थिति में जो है यहाँ पर अपचयन हो इलेक्ट्रोड पर तो ऐसे समय में जो यहाँ विभव निकल के आएगा वो कहलाएगा मानक अपचयन विभव। तो इस तरह आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, आक्सीकरण विभव क्या होता है। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी हम लोग गणना में प्रयोग करेंगे यानी कहीं इलेक्ट्रोड विभव लिखा रहेगा तो वो अपचयन विभव होगा, और मानक में अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा रहेगा तो वो क्या होगा, वो होगा मानक अपचयन विभव। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम लोग मानक अपचयन विभव का प्रयोग करते हैं, या अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के रूप में आक्सीकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आगे गणना में ये चीज समझ के आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं जो है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग
EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसे हम लोग कहते हैं ई सेल, यानी कि सेल विभव। तो सेल का विद्युत वाहक बल, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल विभव, ये सभी क्या है, एक ही चीजें हैं। अब देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक सेल बना दें तो आपको पता है सेल एक सिंपल डेनियल सेल ही बना देते हैं। तो आप देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोड लगा, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हो, ये आपका विलयन होता है, यहाँ ये लवर सेतु से जुड़ा होता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जुड़ाव, और आप जब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, इसको इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो अब बात आती है कि विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर होता है ये एक इलेक्ट्रोड, तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ होता है विभव, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, तो इस इलेक्ट्रोड का भी क्या होता है, कुछ विभव होता है, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ विभव होता है, ठीक है। और दोनों का जब अलग अलग विभव होता है, तो जब इसको आपस में जोड़ते हैं, तो इन दोनों के अलग अलग विभव यानी विभवों के अंतर के कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि जहां भी विद्युत विभवांतर यानी विभव का जहां अंतर होगा, विभवांतर होगा जहां पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका यानी कि जो करंट है वो आपका फ्लो होने लगेगा। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, आपके घर में क्या होती है, 220 वोल्टेज पर लाइट आती है लगभग में, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग ट्रांसफार्मर, तो वहां 440 वोल्टेज होती है। अगर बात करें उससे ऊपर हाई टेंशन, तो वहां 11,000 वोल्टेज होता है। तो आप सोचिए कि वहां से आपके घर क्यों लाइट क्यों आ रही है, क्योंकि आपके घर का वोल्टेज जो है वो कम है, ट्रांसफार्मर का उससे ज्यादा ट्रांसफार्मर से आपके घर आता है, हाई टेंशन का उससे ज्यादा तो हाई टेंशन से ट्रांसफार्मर में आता है। तो मतलब कहने का ही मतलब है कि विद्युत जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज से किधर जाता है, लो वोल्टेज की ओर। यानी साफ साफ कहने का मतलब है कि अगर दो जगहों के विभवों में अंतर रहेगा यानी विभवांतर रहेगा, तो वहां करंट फ्लो होगा। तो वही यहां भी है कि जब ये दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, तो अगर इस इलेक्ट्रोड का विभव और इस इलेक्ट्रोड का विभव बराबर है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोड का विभव इस इलेक्ट्रोड का विभव में कुछ ना कुछ अंतर है, तो यहाँ जो है अपने आप करंट फ्लो होने लगेगी। यानी जो करंट फ्लो होने का कारण है वो क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या है, विभवांतर। विभवों के अंतर के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें जिसका विभव हाई रहेगा, जिसका वोल्टेज हाई रहेगा, वहां से करंट जो होगी लो वोल्टेज की ओर जाएगी, ठीक है। उच्च विभव से कम विभव वाले जो है इलेक्ट्रोड की ओर आपका करंट जो होगा वो क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि इन विभवों के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, विभवों के बीच में जो अंतर है विभवांतर, उसके कारण ही करंट फ्लो हो रहा है। तो यही जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच ये जो विभवों का अंतर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, EMF या ई सेल यानी इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। विद्युत वाहक, इसके विद्युत वाहक बल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसी विभव के अंतर कारण यहाँ करंट एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी उसका वहन इसी कारण हो रहा है। इसीलिए इसी विभवांतर को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल का विभव। तो आप समझ गए होंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। एक बार साफ साफ स्पष्ट सुन लीजिए परिभाषा, कि किसी भी सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। एकदम सिंपल है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF या सेल विभव भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये विभवांतर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो विभवांतर निकालने के लिए यानी कि ई सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल विभव या EMF या ई सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के लिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि जो दाएं साइड में इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उस समय से हम लोग घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं बाएं साइड, ठीक है। दाएं साइड में किसे घटाते हैं, बाएं साइड, इसमें नहीं, जो आपका जो सेल होगा उसमें, ठीक है। सेल हम लोग हमने बताया था कैसे लिखते हैं, जी लोन, इस तरह होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है, और वही क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में इसका उल्टा होगा, कैथोड, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है,
ठीक है। तो हमको किसी सेल का विभव निकालना है, तो अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, तो ऐसे समय उसका विभव अगर निकालना है तो जो उसमें राइट साइड में लिखा रहेगा उसका जो विभवांतर रहेगा, यानी कि उसका जो विभव रहेगा, विभवांतर नहीं, उसका जो विभव रहेगा इलेक्ट्रोड का, उस इलेक्ट्रोड के विभव में से हम लोग जो है दाएं से बाएं वाला निकाल देंगे, तो जो यहाँ पर आएगा वही कहलाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। विभवांतर निकालना, विभवों का अंतर निकालना, तो क्या करेंगे, एक विभव में से दूसरे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सिंपल वो क्या हो जाएगा, विभवों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बाएं में से दाएं नहीं घटाते हैं, बल्कि दाएं में से किसको घटाते हैं, बाएं को घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए। ठीक है, ये दाएं साइड में कौन है, दाएं साइड में क्या है, कैथोड है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग अगर ई कैथोड में से किसको घटा दें, ई एनोड को। ठीक है, देखिए दाएं साइड में कैथोड और बाएं साइड में एनोड है, तो अगर कैथोड में से एनोड को घटा दें तो वो भी जो आपका निकल के आएगा वो सेल का आपका विद्युत वाहक बल या सेल विभव निकल के आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी सेल का विभव निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देख लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट बहुत जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो है आज का लास्ट पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक लिखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। जब भी हम लोग मापन करते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए सिंपल है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रोड है तो इस एक इलेक्ट्रोड का आप कभी भी इसका विभव माप नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने यहां ले लिया एक इलेक्ट्रोड, इस तरह हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को लेने के बाद हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कोई माप दीजिए इसको, तो इसके मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है, ना ही आप इसे माप सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रोड विभव का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या जाता है, उसके लिए अप्रत्यक्ष युक्ति लगाई जाती है। और उसमें हम लोग करते क्या है, उसमें हम लोग एक ले लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या ले लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो है एक हम लोग नली ले लेते हैं। ठीक है, और इस टाइप की नली होती है। ठीक है, इस नली में यहाँ पर छिद्र होता है और देखिए इस टाइप से यहाँ पर क्या करते हैं, एक नली लेते हैं। ठीक है, नली लेने के बाद इसमें जो है कि हाइड्रोजन के किसी विद्युत अपघट्ट का विलयन ले लेते हैं। हाइड्रोजन के विद्युत अपघट्ट जैसे कोई अम्ल ले लिए, वो सब ले लिए, तो यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो भी कहीं से मिले, किसी अम्ल से या कहीं से मिले हाइड्रोजन आयन, उसे ले लेंगे। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन आयन का ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयन लेंगे और इसका ले लेते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता, ठीक है, मतलब मोलर सांद्रता कहने का मतलब है कि इसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, 1 मोल प्रति क्या होगी, लीटर होगी। क्यों होगी पता ही है, मानक बनाना है तो यहाँ पर जो यहाँ विलयन है वो होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। ये लेने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर एक लटका देते हैं प्लेटिनम का तार। ये किसका तार है, प्लेटिनम का, पीटी का तार होता है। ठीक है, प्लेटिनम का यहाँ पर तार यानी एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, तार लगा देते हैं, यहाँ एक प्लेट लगा रहता है, तो ये लटका देते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं कितने प्रेशर पर, 1 बार पर। ठीक है, बार क्या है, दाब है, दाब का मात्रक होता है बार, तो 1 बार दाब पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब 1 बार दाब पर यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोल होती है और यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे समय में, ठीक है, गैस यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है, तो ऐसे समय में जो ये इलेक्ट्रोड होता है इसे हम लोग कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब करते क्या है कि जिस इलेक्ट्रोड का हमें मापन करना है उसको हम लोग इस मानक इलेक्ट्रोड, इसका मापन करना है, अज्ञात, इसका विभव हमको मालूम नहीं है, इसका हमको इलेक्ट्रोड विभव मापन करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ देते हैं
और बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर या गैल्वेनीमीटर लगा देते हैं जिससे हमको वोल्टेज का पता चल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये करते हैं और देखिए इसको लवर सेतु द्वारा जोड़ देते हैं, लवर सेतु द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, ये लवर सेतु द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें कोई लवर ले लेते हैं, ठीक है, लवर का घोल ले लेते हैं जिससे कि परिपथ पूरा हो जाए। तो ध्यान से देखिए ये एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और ये भी लेते हैं, देखिए ये भी मानक परिस्थिति में ले लेते हैं, धातु क्षण है और यहाँ की जो सांद्रता है वो 1 यम ले लेते हैं कि धातु आयन का जो लवण का सांद्रता होगा 1 मोल पर लीटर, वो भी ले लेते हैं। लेने के बाद इसको देखिए जोड़ देते हैं। अब देखिए ये बन क्या गया, एक सेल बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है लेकिन सेल विभव तो हम लोग माप सकते हैं, यानी कि विभव मापना संभव नहीं है लेकिन दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को मापना क्या है, संभव है। तो विभवांतर बड़े आसानी से माप सकते हैं। अब ध्यान से देखिए होता क्या है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभवांतर हम लोग मानते हैं 0.00 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका विभवांतर मानते हैं हम लोग 0.00 वोल्टेज। अब देखिए इसका 0 माने हैं, ठीक है, इसका मापना है, सेल हमने बना दिया है, सेल बनाया है तो सेल में आप जानते हैं कि सेल में इनके बीच का कुछ विभव होगा, उस विभव को हम लोग गैल्वेनीमीटर द्वारा क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इस सूत्र के मदद से हम लोग इस सेल का मान रख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर गैल्वेनीमीटर है वो आपका ईएमएफ या ई सेल होगा वो रखेंगे और उसके बराबर आपका क्या होगा, ई दायां माइनस बायां या ई कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ये होने वाला है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 0 है। तो इसका मतलब जो ई सेल का मान आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक वाला अगर 0 है तो मान लीजिए जैसे कि गैल्वेनीमीटर में जो वोल्टेज है मान लीजिए वो आया 0.35 वोल्टेज, एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये तो 0 है, ठीक है, ये 0 है और यहाँ ये 35 वोल्टेज आया है। तो इसका मतलब कि आप जानते हैं कि इसमें से हम लोग 0 जोड़े चाहे 0 घटाएं इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो विभवांतर आया है इसका 0 है तो ये जो विभव यहाँ पर वोल्टेज आया है ये किसका होगा, इसी का होगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग 0.35 वोल्टेज इसका माने तभी तो इनके इसका 0 है तो इनके बीच का अंतर क्या जाएगा, 0.35 वोल्ट। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो वोल्टेज आने वाला है जो आपका गैल्वेनीमीटर में वो किसका विभव होगा, वो केवल और केवल इस अज्ञात वाले का विभव होगा और वही इसका जो विभवांतर होगा वही इसका होगा इलेक्ट्रोड विभव। और इस तरह किसी अज्ञात वाले का हम लोग इलेक्ट्रोड विभव माप लेते हैं, ठीक है। एकदम स्पष्ट आप समझ लीजिए, एकदम सिंपल है कि इसका 0 है और इसमें जो वोल्टेज आ रहा है कुछ मान आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि इनके बीच का अंतर इसमें आ रहा है। अब इसका 0 है तो ये जो अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, ठीक है। जैसे हम आपको अगर बोले कि ये है 5 कहीं पर, ठीक है, और हमने बताया यहाँ पर या सिंपल इसको ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये 0 और हमने बोला कि यहाँ कोई अंक है, ठीक है, और इनके बीच का जो अंतर है वो 5 आ रहा है, ठीक है, ये 0 है, ये 0.00 है लेकिन इनके बीच का अंतर 5 आ रहा है। तो सिंपल इसका क्या मतलब है कि ये कितना रहा होगा, 5, तभी तो इसके बीच का अंतर क्या हो सकता है, 5, या तो ये कितना हो सकता है, -5, तभी तो इनके बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा ना। तो वही चीज यहाँ है कि यहाँ ये 0 है तो इनके बीच का जो यहाँ गैल्वेनीमीटर मान आएगा वो मतलब इसी का क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, यानी इसी का वो आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मापन हो रहा है वो आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाकर हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं जो यहाँ वोल्टेज आता है वही उस अज्ञात इलेक्ट्रोड का हो जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस तरह हम लोग सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं, ठीक है, सेल बनाकर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। एक और चीज देखिए, इस सूत्र में आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोड विभव था, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव था, केवल इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आ रहा है ये आपका सेल विभव आ रहा है, ठीक है, केवल सेल विभव आ रहा है, ठीक है, ये विद्युत वाहक बल आ रहा है। तो ये जो है ये किसी भी परिस्थिति का है, यानी यहाँ ताप और सांद्रता निर्धारित नहीं है, ठीक है। अगर हम यही मानक परिस्थिति में निकालें तो मानक परिस्थिति में जो सेल विभव होता है वो E0 सेल विभव कहलाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मानक सेल विभव। ऐसे समय में ये जो होता है ये केवल आपका E दायां नहीं होता बल्कि E0 दायां होता है और -E0 बायां होता है। और यहाँ पर जो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है।
यानी कि ये होता है आपका, ये भी होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये भी मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये भी होता है। तो जब इसको मानक लेंगे तो ये दोनों भी मानक हो जाएंगे, और इसको मानक नहीं लेंगे तो ये भी दोनों मानक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने आज के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिकों को पढ़ लिया। ठीक है, अभी जब हम लोग आगे के इसके जो भी टॉपिक हैं इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे, ईएमएफ और ई सेल के बारे में इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसका यूज करना स्टार्ट करेंगे, इससे सेल विभव निकालना स्टार्ट करेंगे, उस पर 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आपको और भी बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।